हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ईयरली करंट अफेयर में अपना थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्थिक घटनाक्रम। तो आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित जो भी घटनाएं साल भर में घटित हुई हैं, उसको हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में कवर करेंगे और उस पर डिस्कशन भी होगा और हम उसको याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड, पहला पॉइंट है 28 नवंबर 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले 5 शीर्ष राज्य हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 2020 में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य में पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। तो आपको एटलीस्ट 3 याद करना होगा, तभी आप सही कर सकते हैं। मे बी थर्ड, कभी कभी दूसरा तीसरा भी पूछ देता है या फिर क्रम सजाने के लिए दे देता है। तो पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे झारखंड, चौथे पे दिल्ली, पाँचवें पे झारखंड। अगला पॉइंट देखते हैं। और 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य होने वाले तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्टमेंट 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस वर्ष की प्रदर्शनी का मुख्य विषय क्या है? तो जो री इन्वेस्टमेंट प्रदर्शनी हुई है उसका थीम क्या है? तो सतत ऊर्जा परिवर्तन हेतु नवाचार। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, सतत ऊर्जा परिवर्तन हेतु नवाचार, इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, इसका आप लोग थीम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान है तो विश्व में चौथे। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भारत का चौथे नंबर पे स्थान है। अगला देखते हैं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़ते हुए 136 गीगावाट हो गई है। ठीक है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। ठीक है, तो भारत का जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा का 36% है और इसकी कुल क्षमता 136 गीगावाट है और इसका स्थान विश्व में चौथा है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2021 हेतु प्रस्तुत बजट अनुमान है लगभग 30.42 लाख करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है, वर्ष 2021 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है। ठीक है, कुल प्राप्तियों में तो ये 66.43% राजस्व प्राप्तियों का है और 33.57% पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है कुल बजट में। बजट 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में, ठीक है, ये प्राप्तियां थी, ये व्यय है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत 86.4% है और पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 13.55% है। अगला पॉइंट देखते हैं, बजट अनुमान 2021 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर व्यय का हिस्सा है। तो ये हो गया। 2021 हेतु प्रस्तुत बजट में राजस्व घाटा अनुमानित है तो 6.09 लाख करोड़ रुपए, इतने का घाटा अनुमानित है। और वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानित राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा की बात हो रही है, जो अभी हम लोग देखे हैं 6.09 लाख करोड़, ये जीडीपी का 2.7% है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 2021 के लिए 2.7% अनुमानित राजस्व घाटा है। ठीक है, और 2021 के बजट में 7.96 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय, यहाँ पे राजकोषीय है, घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष के अनुमानित जीडीपी का 3.5% है। दोनों पॉइंट आप लोग राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा का प्रतिशत याद रखेंगे, क्रमशः 2.7 और 3.5% है। वर्ष 2021 में करों से कुल प्राप्ति सकल कर राजस्व का अनुमान है 24.23 लाख करोड़ रुपए।
अगला पॉइंट है वर्ष 2021 में करों के से अनुमानित कुल प्राप्ति 24.23 लाख करोड़ रुपए में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा क्या है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो 54.44 और इनडायरेक्ट टैक्स है 45.56। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें प्रत्यक्ष कर का हिस्सा अधिक है, अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा कम है। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में अनुमानित है तो 5.9% और 4.9%। ठीक है। वर्ष 2021 में करों के योगदान के संदर्भ में कर राजस्व का सर्वाधिक हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जीएसटी का है, वस्तु एवं सेवा कर का, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर और तीसरे नंबर पे है आयकर का। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा टैक्स में करों का योगदान में जीएसटी नंबर 1, फिर कॉरपोरेशन टैक्स, फिर उसके बाद आयकर है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, बजटीय विवरण 2021 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व का हिस्सा है 80.95% तथा 19.05%। बजट में कुल 2,62,108.76 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है, जो सकल व्यय का है लगभग 8.6%। तो लगभग 2,62,108.76 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर खर्च किए जाएंगे, जो जीडीपी का कुल व्यय का, जीडीपी का नहीं, कुल व्यय जितना भी व्यय होगा 8.62% है। भारत में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में कितना व्यय होता है। ठीक है, तो जो खाद्य सब्सिडी, खाद्य पदार्थों पे सब्सिडी जो दी जाती है वो सबसे ज़्यादा दी जाती है, वो 44.1% का हिस्सा पूरी सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी का ही होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद अधिकतम हिस्सेदारी है क्रमशः यूरिया सब्सिडी का। ठीक है, यूरिया पे भी काफ़ी सब्सिडी दी जाती है, 18.2% का इसका हिस्सा है। उसके बाद एलपीजी का सब्सिडी नंबर आता है जिसका 14.21% सब्सिडी है। तो आप लोग पहले नंबर पे खाद सब्सिडी, दूसरे नंबर पे यूरिया सब्सिडी, तीसरे नंबर पे एलपीजी सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी जाती है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2021 में करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से 20% के बाद सकल व्यय में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अनुमानित है तो ब्याज भुगतान का। ठीक है, नोट है इसमें, वर्ष तो 18-19 एवं 19-20 में भी ब्याज भुगतान दूसरा सबसे बड़ा ब्याज मत था। ठीक है, तो ब्याज भुगतान लगातार दूसरे क्रम पे चल रहा है और पहला जो है कि सबसे ज़्यादा राज्यों का जो हिस्सा है कर के रूप में वो दिया जाता है। अगला है 2021 के बजट के अनुमान में ब्याज भुगतान लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपए जीडीपी के संदर्भ में 3.15% है। ठीक है, जो भी ब्याज भुगतान है वो जीडीपी का 3.15% है। वर्ष 2021 हेतु प्रस्तुत बजट का उद्देश्य है वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना, आपदा लोच के माध्यम से जोखिम कम करना तथा पेंशन व बीमा प्रवेश के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा। तो इसके 3 उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन के गुणवत्ता में सुधार लाना और आपदा लोच के माध्यम से जोखिम को कम करना, और साथ ही तीसरा है पेंशन व बीमा प्रवेश के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला पॉइंट है, बजट के 3 प्रमुख घटक कंपोनेंट कौन है। आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास, जिम्मेदार समाज। इस घटक को भी आप लोग याद रखेंगे, घटक और उद्देश्य दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो घटक है आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास तथा जिम्मेदार समाज। अगला पॉइंट है, आकांक्षी भारत के तहत शामिल मदें हैं कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास। ठीक, दूसरा है आरोग्य, जल एवं स्वच्छता, तीसरा शिक्षा और कौशल। ये आकांक्षी भारत के तहत शामिल मदें हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 19-20 अप्रैल से लेकर नवंबर में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार रहे हैं, जो कौन कौन से हैं। यूएसए, चीन, यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग। तो पहले नंबर पे यूएसए है,
दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे यूएई है। भारत के 5 सबसे व्यापारिक साझेदारों में ये 3 नंबर के हैं। ठीक है, यूएसए, चीन, यूएई। सऊदी अरब चौथे नंबर पे, हांगकांग 5वें नंबर पे है। ठीक है, इसमें 2 ही ऐसे देश हैं, अमेरिका और यूएई, जहाँ पे भारत का जो व्यापार है वो पॉजिटिव है। ठीक है, कह सकते हैं कि धनात्मक रहा है यूएसए और यूएई से ही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 19-20 में शीर्ष निर्यात मदे रही हैं। तो भारत किस चीज़ का सबसे ज़्यादा निर्यात किया है? तो इसमें पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1 पे है, उसके बाद मोती, फिर कीमती अर्ध कीमती पत्थर, फिर औषधियों के नुस्खे और उसके बाद स्वर्ण एवं अन्य बहुमूल्य धातुएं। ठीक है, वर्ष 19-20 अप्रैल नवंबर में शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे हैं। तो कहाँ सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ है? तो सबसे ज़्यादा यूएसए में, उसके बाद यूएई में, उसके बाद चीन में। ठीक है, तो यही यूएसए और यूएई हैं जहाँ पे निर्यात ज़्यादा किया गया है और आयात इनसे उस राशि की मद की तुलना में कम किया गया है। शीर्ष जो है कि आयात मद कौन सी चीज़ों को हमने ज़्यादा आयात किया? तो ये पेट्रोलियम वहाँ भी था, यहाँ भी है, लेकिन ये कच्चा पेट्रोलियम है। उसके बाद स्वर्ण है, उसके बाद पेट्रोलियम से उत्पाद, कोयला, कोक और विक्रिट्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। शीर्ष आयात मदे कौन कौन रही हैं। अगला है वर्ष 17-18 के लिए जीवीए में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी लगभग 4.7% है। ठीक है, जीवीए में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी 4.77% है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी सड़क परिवहन की है। ठीक है, तत्पश्चात क्रमशः रेलवे की है, उसके बाद हवाई यातायात की है। तो 4.77 की कुल भागीदारी है परिवहन क्षेत्र की, जिसमें जो सड़क परिवहन है उसका सबसे ज़्यादा है 3.06, आप कह सकते हैं 99%। उसके बाद रेलवे का है 4.75%, उसके बाद हवाई यातायात का 0.15%, उसके बाद जल परिवहन का है सबसे लास्ट में। अगला देखते हैं, भारत विश्व में नागर विमानन का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। भारत विश्व में घरेलू डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है उसके मामले में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चीन है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला है, भारतीय व्यापार का मात्रा की दृष्टि से लगभग 95% तथा मूल्य की दृष्टि से लगभग 68% भाग परिवहन किया जाता है नौ परिवहन से। ठीक है, तो भले ही परिवहन का हिस्सा सड़क परिवहन का अधिक हो, लेकिन निर्यात जो होता है, जो व्यापार होता है, आयात होता है, वो लगभग नौ परिवहन से 95% मात्रा की दृष्टि से और मूल्य की दृष्टि से 68% होता है। अगला है, भारतीय स्टार्टअप व्यवस्था प्रगति करते हुए 24 यूनिकॉर्न के साथ विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसमें 2 सबसे बड़ी कौन है? तो चीन है और अमेरिका है। ठीक है, 24 यूनिकॉर्न के साथ विश्व की तीसरी बना है। पहले नंबर पे चीन हो गया इस मामले में, और अमेरिका दूसरे नंबर पे, भारत तीसरे नंबर पे है। विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में भारत का अंश विगत दशक में लगातार बढ़ते हुए 2018 में पहुंच गया है 3.5%। वर्ष 2019-20 के अनुसार चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता ग्रीन बॉन्ड बाजार है, तो वो भारत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। ग्रीन बॉन्ड में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है इस मार्केट के मामले में। अगला है, वर्ष 2018 में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड के साथ ग्रीन बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया तो स्टेट बैंक ने। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड के साथ ग्रीन बॉन्ड को मार्केट में इंटर कराया। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार 18-19 में आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश रहे हैं। ठीक है, आयात की दृष्टि से तो पहले नंबर पे चीन से सबसे ज़्यादा आयात किया गया है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद यूएई है। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब और उसके बाद इराक। तो सबसे ज़्यादा आयात चीन से, उसके बाद यूएसए से, उसके बाद यूएई से, उसके बाद सऊदी अरब, तत्पश्चात 5वें नंबर पे इराक है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 18-19 में निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश हैं। तो जहां माल भेजा गया है, जहां हमने जो है कि निर्यात किया है, उसमें सबसे पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे यूएई और यहाँ पे चीन तीसरे नंबर पे हो गया है। आयात में पहले नंबर पे, निर्यात पे चीन तीसरे नंबर पे हो गया है, उसके बाद हांगकांग है, उसके बाद सिंगापुर। अगला है, आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 17 में विश्वव्यापी निर्यात में भारतीय हिस्सेदारी वाली शीर्ष वस्तुएं हैं।
क्रमशः चावल, मोती, बहुमूल्य, अर्धमूल्य रत्न, मसाले, चाय एवं मीट। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 17 में विश्वव्यापी निर्यात में भारतीय हिस्सेदारी वाली जो शीर्ष वस्तुएं हैं वो पहले नंबर पे चावल है, दूसरे नंबर पे मोती है, तीसरे नंबर बहुमूल्य अर्धमूल्य रत्न हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार था, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ऊपर जो हम लोग डिस्कस किए थे वो अप्रैल से नवंबर तक की बात थी 19-20 की। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगला है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में कपड़े का विनिर्माण जीडीपी में योगदान कितना रहा है। तो कपड़े का विनिर्माण 18% और जीडीपी में इसका योगदान 2% का रहा है। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल हमारा डिपार्टमेंट है, जो वो है क्षेत्र है, वहाँ से 2% का जीडीपी में योगदान मिला है। वर्ष 18-19 में भारत के कुल निर्यात में कपड़े एवं वस्त्रों की भागीदारी थी, तो कुल निर्यात में 12% जो है कि भागीदारी कपड़े एवं वस्त्रों की थी भारत की तरफ से। ठीक है, तो जीडीपी में 2% का हिस्सा, निर्यात में 12% का हिस्सा टेक्सटाइल हमारे जो उद्योग है उसका रहा है। कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है। ठीक है, तो कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, उसके बाद दूसरा जो इंडस्ट्री है वो है कपड़ा, जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देता है, जबकि संबद्ध क्षेत्रों में यह रोजगार उपलब्ध कराता है 6 करोड़ लोगों को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 10.5 करोड़ लोगों को यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोजगार उत्पन्न कराता है। ठीक है, ये जो कि दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कृषि क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार विश्व उत्पादन वृद्धि दर वर्ष 18-19 में रही है 3.6, 2.9। ठीक है, ये विश्व की जो है कि उत्पादन, विश्व जीडीपी की वृद्धि दर इसमें रही है, तो 3.6 रहा है 18 में, और 2019 में 2.9 रहा है। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में 17-18 में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो गोवा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले व्यक्ति हैं, उसके बाद सिक्किम, तीसरे नंबर पे हरियाणा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रति व्यक्ति की आय से गोवा नंबर 1 पे, सिक्किम है दूसरे नंबर पे, हरियाणा तीसरे नंबर पे है। अगला है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 17 एवं 18 में उत्तर प्रदेश में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर है 8.9% और 10.6%। उत्तर प्रदेश की बात है। विश्व के लिए भारत में असेंबल और मेक इन इंडिया योजना को एक साथ मिलाने से निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2025 के 3.5% से बढ़कर वर्ष 2030 तक हो जाएगी 6%। ठीक है, तो निर्यात बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से ये प्रोग्राम है, भारत में असेंबल और मेक इन इंडिया के तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक निर्यात क्षेत्र में इसको 6% किया जाएगा। अगला है, इसी क्रम में 2025 तक देश में अक्षय वेतन वाले 4 करोड़ नौकरियां होंगी और 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर 8 करोड़ हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है, ऐसी योजना है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, 5 तक 4 करोड़, 25 तक 4 करोड़ और 30 तक 8 करोड़ अच्छे वेतन वाली नौकरियां होंगी। किसी जिले में नई कंपनियों के पंजीकरण में 10% की वृद्धि होने से सकल घरेलू जिला उत्पाद में वृद्धि होती है 1.8% की। ठीक है, तो अगर नए जिले में अगर 10% के पंजीकरण में वृद्धि होती है रजिस्ट्रेशन की नई कंपनियों की, तो जो जिले का जो डोमेस्टिक जीडीपी है उसमें 1.8% की वृद्धि होती है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी है 70%। ठीक है, अभी भी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनकी हिस्सेदारी 70% है। और वर्ष 2006-07 से 19-20 की अवधि तक में शाकाहारी व मांसाहारी थाली की वहनीयता बेहतर हुई है, क्रमशः 29% और 18%। ठीक है, तो जो इसकी लागतों में जो अगर मार्केट के प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग 29% जो है कि ये मितबई हुई है और 18% मांसाहारी थाली मितबई हुई है। भारत में कृषि मशीनीकरण चीन के 60%, ब्राज़ील के 75% के मुकाबले है 40%। ठीक है, तो भारत में जो कृषि मशीनों से होती है उसमें उसका प्रतिशत केवल 40 है, जबकि ब्राज़ील में 75% लोग
जो कृषि काम होता है वो मशीनों से होता है, और चीन में 60% इसका अनुपात है। अगला है 8 राज्यों में सेवा क्षेत्र का जीवीए में योगदान 60% से अधिक है। केवल 8 ही राज्यों का 60% से अधिक का योगदान है। इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ में 80% से भी अधिक है। सबसे कम सेवा क्षेत्र में योगदान सिक्किम का है, ठीक है, और सबसे अधिक कह सकते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ का, ये 80% से ऊपर है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 2016-17 एवं 17-18 में सकल घरेलू बचत वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी का 30.3% और 30.5% है। चीन और यूएसए के बाद तैयार इस्पात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन और यूएसए के बाद तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत, ठीक है। यहाँ पे उपभोक्ता की बात हो रही है, न कि निर्यात की, ठीक है। तो उपभोक्ता की है, न कि उत्पादक की, ठीक है। तो उपभोक्ता में भारत तीसरे नंबर पे है। चीन और यूएसए के बाद तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हो गया। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2020-21 का आकार है 5,12,860.72 करोड़ रुपए, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल परीक्षाओं के लिए है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट अनुमान 2020-21 विगत वर्ष 19-20 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की तुलना में है क्रम से 6.9% या फिर 13.51% है। अगला है 20-21 में उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा 5,31,993.46 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो जीडीपी का 2.97% है, ठीक है। अगला है वर्ष 18-19 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राजकोषीय घाटा 35,203 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, यहाँ पे या तो 53 होना चाहिए, ठीक है। 5 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राजकोषीय घाटा की बात हो रही है तो ये 2.3% है, ठीक है। सॉरी, हाँ, राजकोषीय घाटा वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। अनुमानित आंकड़ा जो है कि 2.9 है, वास्तविक 2.38 है। 18-19 के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात वर्ष 20-21 के बजट में 17.8% अनुमानित है, जबकि 18-19 के वास्तविक आंकड़ों का वर्ष 19-20 के संशोधित अनुमानों से यह 17.4% एवं 15.9% है, ठीक है। अगला है 20-21 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कुल अनुमानित संसाधनों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 84% है। इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में राजस्व अनुमानित है 33% और केंद्र का जो इसमें कर है वो 30.4% है। अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा कहाँ स्थापित हो गई? तो वाराणसी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान की जो एकेडमी है, जो संस्थान है, वो फिलीपींस में है, लेकिन उसकी एक शाखा बनारस में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा कमी 30% लाने हेतु भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है SSR अवार्ड से, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में बेहतर प्रयास करने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से SSR अवार्ड से नवाजा गया है। अगला पॉइंट है मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला पहला राज्य है देश का, वो है उत्तर प्रदेश। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा इस पॉइंट को। भारत की जीडीपी में 8.8% के योगदान के साथ महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र है जीडीपी में, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, इसमें गुजरात नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट देखते हैं। वित्तीय वर्ष 18-19 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जीएसटी एवं वैट की हिस्सेदारी है लगभग 40% जीएसटी की और वैट 18% की हिस्सेदारी है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कुल बोया गया क्षेत्रफल 26,147 हेक्टेयर था, जो 15-16 में
0.21% बढ़ के 26,203 हेक्टेयर हो गया है। राज्य में खाद्यान्न आवश्यकता 539 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि उपलब्धता है 746.64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो उपलब्धता आप देख सकते हैं अधिक है, आवश्यकता कम है। अगला है उत्तर प्रदेश में 14-15 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.98 लाख हेक्टेयर था, जो 15-16 में 0.78 बढ़कर 164.69 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या कुक्कुट, ठीक है, मुर्गों को छोड़कर देश में पहले स्थान पे है। ठीक है, पशुधन संख्या में अगर कुक्कुट को मुर्गों को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश टोटल पशुधन में नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद मत्स्य उत्पादन में तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है मछली उत्पादन में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मछली पालन में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में मछलियाँ होती हैं, उसके बाद दूसरे नंबर बंगाल है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। राज्य के सकल घरेलू मूल्य वर्धन सेवा के क्षेत्र में अंतर्गत 18-19 में वृद्धि 7.6% की हुई है। प्रचलित भाव पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 11-12 में 45.25% था, जो बढ़कर 18-19 में 47.2% हो गया है सेवा क्षेत्र का योगदान। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2018 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 10,981 किलोमीटर थी, जो 18-19 में बढ़ के 11,384 किलोमीटर NH हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है कि 1000 आप कह सकते हैं 1114.42 लाख थी, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 55.77% थी। 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या। अगला है 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने वर्ष 2021 से 26 तक की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की अंतिम अवधि थी 30 अक्टूबर 2020। तो आप देख सकते हैं 15वां वित्त आयोग था ये, जिसके अध्यक्ष थे NK सिंह। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कोविड के दौरान वित्त आयोग। कोविड के दौरान वित्त आयोग, ये 15वें वित्त आयोग का प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राज्यों और संघ के मध्य संतुलन को दर्शाने हेतु मुख्य पृष्ठ पर उपयोग किया गया है तराजू का। अगला है 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। खंड 1, खंड 2 में विगत रिपोर्ट की भांति मुख्य रिपोर्ट और उसके साथ के संलग्न है। खंड 3 केंद्र सरकार को समर्पित, जिसमें मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे के रोड मैप के साथ प्रमुख विभागों की गहराइयों से जांच की गई है, जबकि खंड 4 पूरी तरह से समर्पित है राज्यों के लिए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग में 4 खंड में तैयार किया गया रिपोर्ट को, जिसमें पहला और दूसरा जो खंड है उसमें पिछले साल की भांति जो है कि मुख्य रिपोर्ट और उसके साथ जो संलग्नक है उसको दर्शाया गया है। और खंड 3 में केंद्र सरकार के बारे में बात की गई है और उसके प्रमुख विभागों का रोड मैप वगैरह है, उसमें कैसे सुधार और क्या क्या कमियां हैं, इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। और खंड 4 में राज्यों के बारे में बात की गई है। अगला है 5 से 6 2020 को मोटर वाहन उद्योग में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे के विषय पर ब्रिक्स देशों की प्रतिस्पर्धा एजेंसियों को वर्चुअल कार्यशाला दर्शाई गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। अगला है 27 नवंबर 2020 से प्रभावी दी लक्ष्मी विलास बैंक तथा DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन योजना का नाम है। तो द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन योजना 2020। तो आप लोगों को पता है जो लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक में विलय कर दिया गया है, जो सिंगापुर का बैंक है। 27 नवंबर 2020 से लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं कार्य करेंगी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड की शाखाओं के रूप में। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड तथा दी लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के सम्मेलन की योजना प्रभावी है 27 नवंबर से। भारत सरकार द्वारा DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के समामेलन की योजना को मंजूरी 25 नवंबर को
दी गई और 2 दिन में ये प्रभावी भी हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड तथा दी लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के समामेलन की ड्राफ्ट योजना तैयार की गई 17 नवंबर 2020 को। अगला पॉइंट है द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का अधिस्थगन प्रभावी होना बंद हो गया 27 नवंबर 2020 से। 20 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने हेतु दंड लगाया है। सोडेस्को एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे, मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पे, क्विक सिल्वर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पे, फोन पे प्राइवेट लिमिटेड पे और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पंजाब नेशनल बैंक पे इन्होंने क्या लगाया है, दंड लगाया है। किसने? आरबीआई ने। ठीक है, तो भुगतान और निपटान प्रणाली का ये पालन नहीं किए हैं, इसलिए ये 6 संस्थाओं पर जो है कि दंड लगाया गया है। तो मैं भी पूछा जा सकता है, आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है अक्टूबर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि वह 18 से 21 मई 2021 की अपनी वार्षिक बैठक को ल्यूसर्न बैंगस्टॉक में आयोजित करेगा। यह वार्षिक बैठक होती थी दावोस में। ठीक है, दावोस में होती थी, लेकिन अब कहाँ होगी? ल्यूसर्न बैंगस्टॉक में। सितंबर अंत 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की मंजूर दूसरी सूची से सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 6 बैंकों को हटाया है वे हैं, ठीक है, जिनका विलय हो गया है कई बैंकों में, उनको जिनका विलय हुआ है उनको हटा दिया गया है, जैसे सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कोऑपरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, कारण वही था कि इनका दूसरे बैंकों के साथ विलय हो गया है। ठीक है, अगला है 9 अक्टूबर 2020 को जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट निर्धारित किया गया है। तो 4% का रेपो रेट और रिवर्स रेपो 3.35% का रहेगा। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो 3.3%। और बैंकों के विलय के नाम भी आप लोग याद रखें, किसमें किसका विलय हुआ है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अक्टूबर 2020 को जारी मौद्रिक नीति में सीमांत अस्थायी सुविधा MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो दर है तथा बैंक दर कितना रहेगा, तो दोनों 4.2% रहेगा। तो बैंक रेट और MSF रेट जो है कि सेम रहने वाला है, 4.25%। इस नीति में CRR और SLR को बनाए रखा गया है। CRR 3% रखा गया है और SLR को 18 बनाया गया है। ठीक है, CRR 3% और SLR 18%, बैंक रेट 4.2%। ठीक है, और रेपो रेट 3.3%, रिवर्स रेपो रेट 3.3% और रेपो रेट 4% है। इनको याद रखिएगा। अगला है 31 अगस्त 2020 को NSO द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के तिमाही अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021 की पहली तिमाही में GDP में संकुचन 19-20 की पहली तिमाही की तुलना में दर्ज किया गया है। स्थिर मूल्यों पर 23.9% का 2020-21 की तिमाही में संकुचन हुआ है। अगला है पहली तिमाही में वर्तमान मूल्यों पर GDP में संकुचन 22.6% किया हुआ है। हाल ही में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। याद रखिएगा, वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए राष्ट्रीय कार्य नीति जो है कि तैयार की गई है RBI के द्वारा। मई 2020 में नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर नागालैंड में दर्ज की गई है। ठीक है, सबसे कम जो है कि शिशु मृत्यु दर बुलेटिन जो SRS बुलेटिन जारी किया गया, इसमें कई आंकड़े जारी किए गए हैं। तो इसमें सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो है नागालैंड की है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश की है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर अधिक है और सबसे कम नागालैंड की है। आगे है मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अधिक जन्म दर बिहार की 26.2 है और सबसे कम केरल की है 13.9।
ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे कम है 11.2, राज्यों में सबसे कम केरल की है। मई 2020 में जारी एसआरएस बुलेटिन के अनुसार 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो बिहार नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है, राजस्थान नंबर 4 पे है। ठीक है। दादर और नागर हवेली 5 नंबर पे है। अगला है एसआरएस बुलेटिन के अनुसार न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो अंडमान निकोबार नंबर 1 पे हम लोग देखें। उसके बाद गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़, पुडुचेरी। ठीक है। न्यूनतम दर वाले जन्म दर वाले, ठीक है, न्यूनतम जन्म दर वाले अंडमान निकोबार है, फिर गोवा है, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा। आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं। भारत में विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 14.9 प्रति हजार से गिरकर 2018 में 6.2 प्रति हजार हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1000 लोगों में केवल अब 6.2 लोग ही मर रहे हैं एवरेज, जबकि पहले ये 14.9 था जो दुगने से भी अधिक था। बड़े राज्यों, छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर सबसे कम मृत्यु दर दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में सबसे कम मृत्यु दर है तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दिल्ली में 3.3 है, छत्तीसगढ़ में 8 है प्रति हजार पे। अगला पॉइंट है भारतीय बैंक नोट्स के मूल्य वर्ग को पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता करेगा मणि ऐप। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि मणि ऐप किस लिए है। तो ये जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनको मूल्य पहचानने का, जो नोट होगा उसको पहचानने में मदद करेगा। भारतीय बांड ETF देश का पहला सार्वजनिक कॉर्पोरेट बांड ETF है। भारत बांड, तो याद रखिएगा, भारत बांड ETF देश का पहला सार्वजनिक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें सभी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी भारत 22 ETF भारत बांड ETF से भिन्न है, क्योंकि भारत 22 ETF में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियां भी शामिल थी। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो भारत 22 ETF था उसमें निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियां थी, लेकिन जो भारत बांड ETF जारी किया गया है इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, तो इसलिए ये अपने तरह का पहला सार्वजनिक जो है कि ETF है। अगला है भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर CII एग्जिम बैंक के 15वें सम्मेलन CII एग्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप का आयोजन 22 से 24 सितंबर 2020 के बीच किया गया। अगस्त 2020 में एक नया बचत खाता जिसका नाम लिबर्टी सेविंग अकाउंट है प्रारंभ किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स एक्सिस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और एग्जिम बैंक और CII जो बैंक है अफ्रीका का, इनका जो है कि आपस में साझेदारी हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है अगस्त 2020 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 जारी की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगस्त 2020 में RBI द्वारा जारी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति हेतु 5C को शामिल किया गया है। तो RBI द्वारा जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई है, नेशनल पॉलिसी जारी की गई है, उसमें 5C को दिया गया है। जो पहला है कंटेंट सामग्री, दूसरा है कैपेसिटी क्षमता, तीसरा कम्युनिटी सामुदायिक, और तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा कोलेबरेशन सहयोग। ठीक है, ये 5C आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दिया गया RBI के द्वारा जो वित्तीय शिक्षा के लिए एक नेशनल पॉलिसी है। अगस्त 2020 में भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु 250 मिलियन डॉलर ऋण का समझौता हुआ है मोजाम्बिक के साथ। मोजाम्बिक के साथ 250 मिलियन डॉलर का समझौता एग्जिम बैंक के द्वारा हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये मोजाम्बिक के साथ हुआ है, और हम लोग CII का भी अभी देखे हैं अफ्रीका के बैंक के साथ। अगला पॉइंट है जुलाई 2020 में क्रेडिट ब्यूरो फॉर्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया CDB के द्वारा। तो सक्षम पोर्टल MSME मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है
उसका सक्षम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। अगला पॉइंट है 8 जनवरी 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर विश्व में सबसे तेज है और यह वार्षिक वृद्धि दर 51% की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों सक्षम सिडबी के द्वारा। और भारत का जो ई कॉमर्स के क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि है वो सबसे तेज है, दुनिया भर में 51% है। ई कॉमर्स क्षेत्र में मिलने वाला राजस्व जो वर्ष 2017 में 39 बिलियन डॉलर था, उसके वर्ष 2020 तक बढ़कर हो जाने का अनुमान है 120 बिलियन डॉलर। ई कॉमर्स का क्षेत्र 120 बिलियन डॉलर होने वाला है। अगला है भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या जो मार्च 2014 तक 904.51 मिलियन थी, सितंबर 2019 तक बढ़ के 1173.75 मिलियन हो गई है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2017 में 445.96 मिलियन था, अब हो गया 665.35 मिलियन हो गया है, जो 2021 तक 829 मिलियन हो जाने की संभावना है। यूनिडो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में विनिर्माण उत्पादन का लगभग आधा 45% सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों से आता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, लगभग 45% जो है कि विनिर्माण उत्पादन का आता है MSME इंटरप्राइजेस से, जबकि ऑनलाइन बिक्री में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की भागीदारी केवल 43% है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 26 नवंबर 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा नाफेड के सहयोग से 5 राज्यों में बनने वाले शहद किसान उत्पादक संगठन का उद्घाटन ऑनलाइन के माध्यम से किया है। ये संगठन के 5 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, और इसमें 5 जिले भी हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, नाफेड के सहयोग से। ठीक है, नाफेड के सहयोग से जो केंद्रीय किसान और कृषि मंत्री हैं, उन्होंने 5 राज्यों को मिला के जो किसान हैं उनका एक शहद किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। ठीक है, तो ये हैं मध्य प्रदेश, पहले राज्य देख लेते हैं, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। तो 3 तो यहीं सटे हो गए, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। एक हो गया पश्चिम बंगाल। और जिले हैं तो देखिए, पूर्वी चंपारण जिला जो बिहार का शामिल किया गया है, मुरैना मध्य प्रदेश से, मथुरा उत्तर प्रदेश से, भरतपुर राजस्थान से और सुंदरबन जिला पश्चिम बंगाल से शामिल किया गया है। 30 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, 5 राज्यों के नाम, 5 जिलों के नाम संबंधित राज्यों के साथ। ठीक है, नेफेड और जो है कि कृषि मंत्रालय के साथ ये समझौता हुआ है, इसके सहयोग से बनाया गया है। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2020 में नाबार्ड द्वारा गुजरात के 2 जिलों में अपनी तरह का पहला ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क की स्थापना हेतु अनुदान घोषणा की गई है। जिले हैं पाटन जीरा हेतु, बनासकांठा सौंफ हेतु। तो 2 जिलों को चुना गया है नाबार्ड के द्वारा और उसको ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क बनाया गया है वहाँ पे। तो ये पाटन है और बसानकांठा है। पाटन जीरा हेतु, ठीक है, और बनासकांठा में सौंफ हेतु जो है कि उत्पादन होगा। भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया गया है द्वितीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर 7 अक्टूबर को। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, जो दूसरा ही नंबर का था, और उसी दिन भारत ने अपना पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है कपास के लिए। ठीक है, और बाकी नाबार्ड ने 2 जिलों को चुना है गुजरात के अपने ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क के लिए। अगला है, भारत का प्रीमियम कॉटन विश्व कपास व्यापार में जाना जाता है कस्तूरी कॉटन के रूप में, जाना जाएगा अब। ठीक है, अब जाना जाएगा, जो भारत का प्रीमियम कॉटन होता है, प्रीमियम कॉटन की बजाय कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा, कस्तूरी कॉटन का नाम। भारतीय कपास कस्तूरी कॉटन ब्रांड्स प्रतिनिधित्व करेगा सफ़ेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का। कपास भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से एक है और यह आजीविका प्रदान करती है लगभग 6 मिलियन कपास कृषकों को। अगला है, वैश्विक स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ठीक है, 30 पॉइंट को याद रखिएगा, पूरे विश्व में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है और उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे है।
ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा, तो इस पॉइंट को आप लोग। अगला है वैश्विक स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता, ये हो गया पॉइंट। भारत में प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन होता है, जो विश्व कपास का 23% हिस्सा है ये, ठीक है, 23% हिस्सा भारत में होता है कुल कपास का, जो दूसरे नंबर का है। भारत और विश्व कुल जैविक कपास उपज का उत्पादन किया जाता है 51%। तो जैविक कपास में भारत नंबर 1 आप कह सकते हैं, ठीक है, विश्व में जैविक कपास में उपज में भारत का उत्पादन नंबर 1 है, लगभग 51% पूरे विश्व के उत्पादन का। भारतीय कपास निगम द्वारा मौसम की स्थिति, फसल की स्थिति तथा सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रचलनों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराने हेतु विकसित किया गया मोबाइल ऐप है कॉट एली। याद रखिएगा, कॉट एली ऐप भारतीय कपास निगम द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया है। भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का आभासी शुभारंभ 2 अक्टूबर 2020 को किया गया। 22 सितंबर 2020 को जारी खरीफ फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान 2021 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन होगा 144.52 मिलियन टन। और खरीफ फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान चावल का कुल उत्पादन अनुमानित है 102.36 मिलियन टन। इसी अनुमान के हिसाब से गन्ने का उत्पादन अनुमानित है 399.83 मिलियन टन, ठीक है। अगला है 19 अगस्त 2020 को वर्ष 19-20 के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन अनुमानित है। 2019-20 के जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 19-20 में चावल एवं गेहूं का कुल उत्पादन अनुमानित है 118.43 मिलियन टन, 107.59 मिलियन टन। अगला है जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर कृषि अवसंरचना निधि का समय सीमा 20 से 29 है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। जो कृषि अवसंरचना निधि है उसकी समय सीमा 10 वर्ष है, ठीक है। कृषि अवसंरचना निधि की समय सीमा 10 साल का है, जो 2020 से 2029 तक चलेगा। अगला है कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान करने की जाएगी और यह छूट अधिकतम होगी 7 सालों के लिए। 2 जून 2020 को जारी बागवानी फसलों की द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन अनुमानित है 320.49 मिलियन टन। अगला पॉइंट है 2 जून 2020 को बागवानी फसलों के जारी सेकेंड एई अनुमानों के अनुसार देश में फलों का कुल उत्पादन 99.07 मिलियन टन अनुमान है। वर्ष 18-19 के लिए जारी राज्यवार बागवानी उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 18-19 में सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पश्चिम बंगाल ने किया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट ठीक है कि कितना उत्पादन होता है ये नहीं पूछता है फ्रेंड। आप लोग एक बार चाहे तो पूरा जो उत्पादन खाद्य उत्पादन हो रहा है उसको आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी गन्ना का कितना हो रहा है या फिर फलों का कितना हो रहा है अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये, लेकिन ये पॉइंट पूछा जाता है कि सब्जी के उत्पादन में कौन सा प्रदेश पहले या दूसरे नंबर पे है। देखिए पहले था उत्तर प्रदेश, अब पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट चेंज हुआ है। अगला है वर्ष 18-19 में जारी राज्यवार बागवानी उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 18-19 में सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पश्चिम बंगाल ने हासिल कर लिया। ये हमने देख लिया। अगला है 18-19 में तीसरा जो कृषि अनुमान है उसमें समग्र बागवानी उत्पादन में अभी भी शीर्ष पे बना हुआ है उत्तर प्रदेश। बागवानी में शीर्ष पे है उत्तर प्रदेश, लेकिन सब्जी में दूसरे नंबर पे हो गया है, ठीक है। सब्जी में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल हो गया है। 18-19 में कुल फल उत्पादन में जो है कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है कुल फल उत्पादन में शीर्ष स्थान पे, ठीक है। 1 जून 2020 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः हैं। देखिए धान सामान्य जो है उसके लिए 1868 रुपये और जो धान ग्रेड ए का है उसको 1888 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 रुपये का अंतर है। सामान्य धान
1668 याद रखिएगा, कभी कभी एमएसपी पूछ लेता है धान का एमएसपी कितना है। तो यहाँ पे देखिए धान का एमएसपी 1868 सामान्य धान के लिए, और ए ग्रेड के धान के लिए 1888। 1 जून 2020 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है तो नाइजर सीड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा मूल्य वृद्धि की गई है तो नाइजर सीड में 775 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी वृद्धि की गई है। पहला है कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या वर्ष 2011 के 138.35 मिलियन से बढ़ के 15-16 में 146.45 मिलियन हो गया क्रियाशील जोतों की संख्या, जिसमें 5.86 की वृद्धि हुई है 2010-11 के मुकाबले 15-16 में। कृषि संगणना 15-16 के अनुसार परिचालित क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2010-11 के 159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 15-16 में 157.82 मिलियन टन हो गया, जो 1.11% की कमी दर्शाता है। ठीक है, ऑपरेटेड एरिया में कमी आई है, तभी क्रियाशील जोतों में जो है कि वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है 15-16 में देश की कुल 146.5 मिलियन क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक जोतों की संख्या वाले राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जोत है, उसके बाद बिहार में, इसमें बिहार दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे है, मध्य प्रदेश चौथे पे और कर्नाटक 5वें पे है। ठीक, उत्तर प्रदेश पहले पे, बिहार दूसरे नंबर पे क्रियाशील जोतों के आकारों जोतों की संख्या में। ठीक है, 21 सितंबर 2020 को जारी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपया रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों को आपको मिल गया, एमएसपी धान का और एमएसपी गेहूं का। तो एमएसपी का 1975 रुपया और 1868 रुपया था धान का, सामान्य धान का, 20 रुपया अधिक था ए ग्रेड के धान का। 21 जून 2020 को जारी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 से तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई मसूर के लिए। वहाँ पे अब देखे थे तो रैनसेड में की गया था। ठीक है, यहाँ पे मसूर में 300 रुपये का वृद्धि किया गया है सबसे ज़्यादा प्रति कुंटल के हिसाब से। 20वीं पशुधन जनगणना में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान पशुधन आबादी गणना 2012 की तुलना में 4.6% वृद्धि के साथ 553.78 हो गई है कुल पशुओं की संख्या। कुल गौवी वंश जो है, जिसमें आते हैं मवेशी, भैंस, मिथुन, याक आदि की आबादी 2019 में 302.79 मिलियन। ठीक है, आधे से अधिक जनसंख्या गौवंशियों की है। अगला है 20वां पशुधन गणना 2020 के अनुसार 19 में शीर्ष पशुधन वाले राज्य है तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर मध्य प्रदेश, चौथे पे पश्चिम बंगाल और बिहार का स्थान 5वें नंबर पे है कुल पशुधन के मामले में। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, नंबर 5 पे है बिहार। हाल ही में जारी वैश्विक वन अनुसंधान मूल्यांकन के अनुसार विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का कितने प्रतिशत है? 31%। ठीक है, तो विश्व में जो वनों का प्रतिशत है 31% है, विश्व की बात कर रहा है। ठीक है, विश्व में 31% भूमि पे वन है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वन भूमि उपलब्ध कराता है 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। ठीक है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार प्रति व्यक्ति वन भूमि जो है कि 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग है। अगला है वर्ष 1990 से 2020 तक शुद्ध रूप से कुल 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो चुका है, जो लगभग बराबर है लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर। तो अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में वन नष्ट हुआ है, 178 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र में वन का जो है कि नाश हुआ है, जो लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ष 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु प्रदेश के आधार पर वन क्षेत्र की प्रतिशतता है तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वन है 45%, उसके बाद शंकुधारी वन है 27%, उसके बाद समशीतोष्ण वन है 16% और उपोष्ण कटिबंधीय वन 11% है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वनों का जो है कि इसमें परसेंटेज है, उसके बाद शंकुधारी वन है। वनाग्नि से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वन है तो उष्ण कटिबंधीय वन ही वहाँ पे आग लगती है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 देश है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वन जो है कि रूस में है, उसके बाद ब्राज़ील में है, तीसरे नंबर पे कनाडा है, चौथे पे USA, 5वें पे चीन है।
तो सबसे ज़्यादा रूस का जो संघ है वहाँ पे बनावरण है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद कनाडा है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल 14.8 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है एशिया का 5.55 मिलियन हेक्टेयर का। ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल 72.16 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि है, जो वैश्विक वन क्षेत्र का 2% है मात्र। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। जो भी भारत की वन भूमि है 72.16 मिलियन, वो पूरे वर्ल्ड का 2% जो है कि पूरे वर्ल्ड का नहीं, पूरे वर्ल्ड के वन क्षेत्र का 2% है। ठीक है, जो बहुत कम कह सकते हैं। अगला है 2010-20 के दौरान वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में पहले दूसरे स्थान पे कौन हो, तो चीन नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा वन वृद्धि किया। उसके बाद 2 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि सबसे ज़्यादा चीन किया है। ठीक है, चीन हमारा पड़ोसी, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे हम हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था वन का रिकॉर्ड, और बाकी इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें रिपोर्ट के साथ साथ अन्य चीज़ें भी होंगी, आर्थिक घटनाक्रम भी होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।